अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैडम, क्या आप वुडू शुडू भी जानती हैं? मैंने तमस्कुराना अंदाज में सवाल किया। क्या मतलब है आपका? वो उल्टा मुझसे पूछने लगी। वुडू मतलब काला जादू, मैंने वजाहत करते हुए कहा, और मैंने शुडू तो इसके साथ ऐसे ही लगा दिया है जैसे काम शाम जवाब शवाब। आपका दिमाग खराब हो गया है? वो तनतनाए हुए अंदाज में बोली। मेरा काले जादू से क्या लेना देना? तो फिर आपने बेडरूम में रहते हुए टीवी लाउंज में रखे हुए टेलीफोन से थाने कैसे कॉल की? मैंने सनसनाते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। आपको तो कातिल ने बेडरूम में बंद कर रखा था। बेडरूम के दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी हुई थी। इसके बावजूद भी आप बासानी टीवी लाउंज में पहुंच गईं। ऐसा तो सिर्फ जादू के जरिए ही किया जा सकता है। जब आप इस तरह के काम करेंगी तो मेरा दिमाग भला खराब क्यों नहीं होगा? वो बुरी तरह मेरी जिरह के फंदे में घिर चुकी थी, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नजर नहीं आती थी। चंद लम्हात की सोच विचार के बाद उसने चुपते हुए लहजे में मुझसे पूछा, आप ऐसा क्यों समझते हैं कि किसी बेडरूम में आमदोशुद के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता है? एक मिनट, मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा। आपके जिस बेडरूम का यहाँ जिक्र खैर हो रहा है, इसमें आमद जामद के लिए तो एक ही दरवाज़ा है। आप कितनी मर्तबा मेरे बंगले पर आ चुके हैं? उसने तीखे लहजे में पूछा। एक बार भी नहीं, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मगर इस केस की बदौलत मैं आपके बंगले के गोशे गोशे से बखूबी आगाह हो चुका हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेठ साहब ने अब मेरी निगरानी के लिए आपको ठेका दे दिया है। वो तमस्कुराना अंदाज में बोली। क्या वकालत के पेशे में आजकल मंदी का रुझान है? बीबी, आप फरोई बातों में उलझने के बजाय वकील साहब के सवाल का जवाब दें, जज ने खफगी आमेज लहजे में कहा। अदालत का वक्त बहुत कीमती है। सॉरी सर, आलिया ने जज की डांट पर फौरन माजरत खाना अंदाज में कहा। बात दरअसल ये है कि वकुआ के रोज़ जब मैंने बंगले के अकवी हिस्से में किसी के कूदने की आवाज़ सुनी तो मैंने बेडरूम से निकलकर बाहर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लेने का इरादा किया, और इसी वक्त मुझे पता चला कि दरवाज़ा बंद है। लिहाजा मैंने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया था, और इन्हीं नाजुक लम्हात में मेरे जहन में एक आइडिया आया। वो सांस हमवार करने के लिए रुकी, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोली। मैं बेडरूम से मुल्क वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। मज़कूरा वॉशरूम 2 बेडरूम के इस्तेमाल में रहता है, जिनमें से एक मेरा और दूसरा सबा का बेडरूम है। हमने जब भी वॉशरूम इस्तेमाल करना होता है तो दूसरी जानिब के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा देते हैं। सबा इस वक्त घर में मौजूद नहीं थी, इसलिए मुझे उसके वॉशरूम और बेडरूम का दरवाज़ा खुला मिला। मैं इस वॉशरूम के अंदर से होते हुए बगली बेडरूम में पहुंच गई, और फिर मुझे टीवी लाउंज तक रसाई हासिल करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। आलिया ने तकनीकी एतबार से बड़ा मुदल्लिल जवाब दिया था। बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, सो स्मार्ट। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त खत्म हो गया। जज ने 15 रोज बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। मैं सबा और काशिफ से मिल चुका था, लेकिन अगली पेशी से पहले इनसे तफसीली मुलाकात अज़हद ज़रूरी थी। लिहाजा मैंने फारूक बुखारी की तवस्सुत से इस मुलाकात का इंतज़ाम कर लिया। बाद अज़ां बुखारी की ज़बानी मुझे बच्चों के मामू के बारे में भी काफ़ी मुफीद मालूमात हासिल हुई। इस सिलसिले में रज़ा ने भी मुझसे काफ़ी ताउन किया। आइंदा पेशी पर इस्तग़ासा की जानिब से 3 गवाह पेश किए गए, जिनके बयानात में कोई अहम नुक्ता मौजूद नहीं था। लिहाजा मैं आगे बढ़ता हूँ। वकील इस्तग़ासा ने मज़कूरा गवाहों के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की थी कि वक़ुआ के रोज़ मुलज़िम गुलशन इकबाल के इलाके में देखा गया था, लेकिन मेरे नज़दीक इस अमर की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था और ज़रूरत पड़ने पर यह साबित भी कर सकता था कि वक़ुआ के रोज़ मुलज़िम गुलशन इकबाल में अपनी फरखुंदा पुप्पी को मसाला जात पहुँचाकर 5 बजे से पहले बुखारी के बंगले पर पहुँच चुका था, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक फ़हीम सिद्दीकी की मौत 5 से 7 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। अगर आलिया के ओए नामुराद वाले धमकी आमेज़ बयान को दुरुस्त मान लिया जाता तो फिर फ़हीम सिद्दीकी को कमोबेश 6 बजे मौत के घाट उतारा गया था, यानी किसी भी सूरत में मुलज़िम को कत्ल की इस वारदात में मुलव्विस नहीं किया जा सकता था। लिहाजा मेरा फोकस सिर्फ आलिया पर था। मैं अपने मुवक्किल को बाइज्जत बरी करवाने के साथ ही इस मुहिम्मा को भी हल करने का ख्वाहिशमंद था कि आखिर फ़हीम सिद्दीकी का कातिल कौन था। मेरी फरमाइश पर सबा और काशिफ को एक साथ गवाही के लिए पेश किया गया।
इन दोनों की गवाही चूंकि मेरे इसरार पर दिलवाई जा रही थी, इसलिए वकील इस्तगासा ने इन पर जिरह करने की जहमत नहीं की। मैंने भी बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं किया और चंद सवालात ही में इन्हें निपटा दिया। दरअसल जब मैं पहली मर्तबा इनसे मिला था तो इनके मुंह से एक ऐसी बात निकली थी जो इनकी नज़र में किसी अहमियत की हामिल नहीं थी, लेकिन मेरे जहन ने फ़ौरन इस नुक्ते को पिक कर लिया था और यही नुक्ता मैं अदालत के इल्म में लाना चाहता था ताकि इस केस का ऊँट किसी करवट सुकून से बैठ जाए। इसी मकसद के हुसूल के लिए मैंने इन्हें अदालत में बुलाया था। इधर उधर के 2-4 सवालात करने के बाद मैंने दोस्ताना अंदाज में इनसे पूछा, आपकी ट्रेन की रवानगी का वक्त तो रात का था, लेकिन मुझे पता चला है कि ये ट्रेन के ज़रिए सफ़र करने का आपका पहला तजुर्बा था और आप भरपूर अंदाज में एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए आप लोग सपहर ही से रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, है ना? जी, काशिफ ने उस बात में सर हिलाया। हम 4:30 बजे घर से निकले थे और लगभग 1 घंटे में रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन अफसोस कि हमें रावलपिंडी से वापस आना पड़ा। सबा ने कहा, हम शुमाली इलाका जात की सैर नहीं कर सके। ज़िंदगी में शुमाली इलाका जात की सैर के और बहुत से मौके आएंगे, मैंने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। अब मैं आपसे जो सवाल करने जा रहा हूँ इसका बहुत सोच समझकर जवाब देना है। वो हमतन गोश हो गए। मैंने पूछा, क्या घर से निकलने से लेकर ट्रेन रवाना होने तक नादिर आप लोगों के साथ ही रहा था? जी, मामू हमें रेलवे स्टेशन की सैर कराते रहे थे, काशिफ ने जवाब दिया। सबा बोली, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो हमें स्टेशन पर छोड़कर घर चले गए थे। कौन से घर? मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा। गुलशन इकबाल वाले घर, सबा ने जवाब दिया, जहाँ से हम रवाना हुए थे। काशिफ ने बताया, दरअसल मामू गलती से ट्रेन के टिकट घर भूल आए थे, इसलिए उन्होंने हमें रेलवे स्टेशन पर एंजॉय करने को कहा और ख़ुद टिकट लाने घर चले गए थे। वो कितने बजे स्टेशन से निकले थे? मैंने पूछा। और इनकी वापसी कब हुई थी? वो 5:30 बजे गए थे और कमोबेश 7 बजे लौटे थे। इसके बाद तुम लोगों ने रेलवे स्टेशन की खूब सैर की और फिर रात में ट्रेन पर बैठकर रावलपिंडी के लिए रवाना हो गए। मैंने बात के इख्तिताम पर बारी बारी तस्दीकी अंदाज में इनकी तरफ देखा। वो बैक ज़बान होकर बोले, जी बिल्कुल जनाब आली। मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा, अब मैं बच्चों के मामू नादिर को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ, लेकिन ये दोनों बच्चे भी कमरा अदालत में अकवी नशिस्तों पर मौजूद रहेंगे ताकि ये अपने मामू और अपनी वालदा को अपनी जिरह के बारे में कुछ ना बता सकें। बच्चों की ज़बान से जो सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ था उसने जज समेत तमाम हाजरीन अदालत को वर्ताए हैरत में डाल दिया था। मेरी तरह हर कोई यही तवक्को कर रहा था कि मकतूल फ़हीम सिद्दीकी की मौत में नादिर और आलिया का हाथ हो सकता था। जज भी इस अहम नुक्ते को बखूबी समझ चुका था। थोड़ी ही देर के बाद नादिर को विटनेस बॉक्स में पहुंचा दिया गया। इस मौके पर पेशकार ने मुझे बताया कि बाहर बरामदे में आलिया और उसका घरेलू मुलाजिम वाहिद अली भी मौजूद है। वाहिद की गवाही की अब ज़रूरत पेश नहीं आएगी, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। अलबत्ता आलिया साहिबा को थोड़ी देर के लिए अंदर बुलाना पड़ेगा ताकि इस केस का ड्रॉप सीन चलाया जा सके। इसके बाद मैं नादिर की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो एक दराज कामत और भरे भरे बदन का मालिक था। उसने फरंज कट दाढ़ी भी रखी हुई थी और उसके हाथ में मुझे 33 दानों वाली एक तस्बीह भी नजर आई जिसे वो मुसलसल हरकत में रखे हुए था। शायद किसी अदालत में हाजिरी का ये उसका पहला इत्तेफाक था, क्योंकि वो चेहरे से खासा नर्वस दिखाई देता था। मैंने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से जिरह का आगाज़ किया। नादिर साहब, आप बड़े ही गैर ज़िम्मेदार साबित हुए हैं। जी, उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। मैंने कौन सी जिम्मेदारी पूरी नहीं की? अब जाने देना, मैं अगर आपकी गैर जिम्मेदारियों को गिनवाने में लग गया तो कई रोज़ तक हमें इस कमरे में मौजूद रहना पड़ेगा, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। आपके फ़न का जिक्र बाद में किया जाएगा, पहले मैं इस गैर जिम्मेदारी की बात करूंगा जो आपको अदालत तक खींच लाई है, और अगर आपने मेरे सवाल का तसल्लीबख्श जवाब ना दिया तो फिर अदालत से खींचकर जेल तक भी ले जा सकती है। आप तो मुझे डरा रहे हैं। वो हिरासा नज़र से मुझे देखने लगा। आखिर मेरा कसूर क्या है? ओ अल्लाह के बंदे, तुम पहली बार अपनी भांजे के साथ ट्रेन के सफ़र के मज़े लूटने गए और टिकट घर में भूल आए, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यह गैर जिम्मेदारी नहीं तो और क्या है? नहीं तो, वो बौखलाहट आमेज अंदाज में बोला, मैं तो टिकट साथ लेकर ही गया था। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने जेल जाने का फैसला कर लिया है।
मैंने तेज नज़र से इसे घूरा। इसीलिए गलत बयानी से काम ले रहे हो। काशिफ और सबा ने अदालत को बताया है कि तुम रेलवे के टिकट घर भूल गए थे और इन्हें रेलवे स्टेशन पर बिठाकर तुम टिकट लेने घर गए थे और इस काम में पूरा 1.5 घंटा लगा, यानी 5:30 बजे से 7 बजे तक का वक्त। और ये वही वक्त है जब बंगले पर फ़हीम सिद्दीकी को कत्ल किया गया था। अब बोलो, क्या इरादा है? सच बोलकर जान बचाना है, ये मुसलसल गलत बयानी से अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कराना है? उसके चेहरे का रंग उड़ गया और पेशानी पर पसीना चमकने लगा। लुकनतज़दा लहजे में बोला, ये ठीक है कि मैं इस रोज़ टिकट घर भूल गया था, मगर फ़हीम के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। आप मेरी बात का यकीन करें, मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। वो जिस सूरत हाल में गिर चुका था, इसमें तस्बीह के दानों पर उसकी उंगलियां ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से चलने लगी थीं। मैंने उसकी ज़बान खुलवाने के लिए एक चाल चली और हमदर्दी भरे लहजे में कहा, यार आप तो खामखा परेशान हुए जा रहे हो। मैंने कब कहा कि आपने फ़हीम सिद्दीकी को कत्ल किया है? इसकी मौत आई थी और वो मर गया। अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कौन जी सकता है? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब। वो कदरे इत्मीनान भरी सांस लेते हुए बोला, मैं तो यही समझ रहा था कि मुझे कत्ल के मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपका कोई दुश्मन थोड़ी हूँ जो किसी मुकदमे में उलझाऊंगा। मैं तो बस बच्चों के बयान की तस्दीक कर रहा था कि आप इस रोज़ ट्रेन के टिकट घर भूल गए थे या नहीं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं वकील साहब, वो कदरे संभले हुए लहजे में बोला। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। इस रोज़ वाकई में ट्रेन के टिकट घर भूल गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि मैं ट्रेन की रवानगी से पहले टिकट लेकर रेलवे स्टेशन पहुँच गया था। इसीलिए तो मैं आपको ज़्यादा डांट नहीं रहा हूँ कि आपने गैर जिम्मेदारी को अपनी को फ़ौरन ही कवर कर लिया था। मैंने मायने खेज अंदाज में कहा, अब जल्दी से अदालत को ये भी बता दें कि वक़्वा के रोज़ जब आप टिकट उठाने घर पहुँचे तो आपकी मुलाकात किससे हुई थी? जाहिर है आलिया बाजी से, उसने जवाब दिया। इस वक्त आलिया साहिबा के अलावा बंगले में और कौन मौजूद था? कोई भी नहीं। फ़हीम सिद्दीकी भी नहीं? बिल्कुल नहीं, वो ठोस लहजे में बोला। मैंने जज की तरफ देखते हुए बोला, योर ऑनर, इस्तग़ासा की गवाह आलिया साहिबा ने गुज़िश्ता पेशी पर तवील जिरा के दौरान में एक बार भी नादिर के आने और टिकट ले जाने का जिक्र नहीं किया और इसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि मकतूल फ़हीम सिद्दीकी इससे मुलाकात के लिए 5:30 बजे बंगले पर पहुंचा था। ये मुमकिन है कि आलिया साहिबा ने मकतूल को भाई की नज़र से बचाने के लिए कहीं छुपा दिया हो, लेकिन ये बात समझ से बालातर है कि नादिर टिकट लेने बंगले पर पहुंचे और ये वाक़या आलिया के जहन से महव हो जाए। मैं इस मुहिम्मा को हल करने के लिए आलिया साहिबा को गवाहों वाले कटहरे में बुलाना चाहता हूँ। वो इस तरह के नादिर भी विटनेस बॉक्स में मोअज़्ज़िज़ अदालत की नज़रों के सामने मौजूद रहे। मैं इन बहन भाई को आपस में बात करने का मौका नहीं देना चाहता। केस अब ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका था कि हर तरफ मेरी ही सुनी जा रही थी। वकील इस्तग़ासा भी दीगर हाज़रीन अदालत की तरह एक तमाशाई का किरदार अदा कर रहा था। मेरी फरमाइश पर आलिया को दूसरे विटनेस बॉक्स में पहुंचा दिया गया तो मैं उसके नज़दीक चला गया। आज मैंने सिर्फ एक सवाल का जवाब पूछने के लिए इस कटहरे तक आने की आपको ज़हमत दी है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। उम्मीद है आप गलत बयानी से काम नहीं लेंगी। मैंने इससे पहले भी मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने कोई दरोगोई नहीं की। वो सपाट आवाज़ में बोली, पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछा, क्या वक़्वा के रोज़ 5:30 बजे से 7 बजे के दौरान में आपका भाई नादिर बंगले पर आया था? हरगिज़ नहीं, वो दो टोक अंदाज में बोली। इस दौरान में तो नादिर बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर था। शुक्रिया आलिया साहिबा, मैंने सर को खम देते हुए ममनूनियत भरे अंदाज में कहा। फिर रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, जनाब आली, अब विटनेस बॉक्स में सिर्फ नादिर की ज़रूरत है, लिहाजा मुअज़्ज़िज़ अदालत से मेरी इस्तदा है कि आलिया साहिबा और इनके दोनों बच्चों को कमरा अदालत से बाहर भेज दिया जाए कि इनके लिए ज़्यादा बेहतर यही होगा कि वो घर चले जाएं, क्योंकि नादिर को तो यहाँ से पुलिस की तहवील में जाना है। जब जज के हुक्म पर आलिया, काशिफ और सबा को अदालत के कमरे से बाहर भेज दिया गया तो मैंने नादिर को अपनी जरा की ठोकरों में रख लिया। क्या ये सच है कि तुम्हें अदाकारी का शौक़ था? जी, ये हकीकत है। तुम कभी भी अच्छे अदाकार नहीं बन सके। मैंने तेज़ नज़र से उसे घूरा, लिहाजा एक स्टेज शो टीम के साथ मुंसलिक हो गए और स्टेज पर आकर मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें निकालकर तमाशाइयों को खुश किया करते थे। मैं जानवरों के अलावा इंसानों की आवाज़ें भी निकाल सकता हूँ, वो बड़े फ़ख्र से बोला। नादिर बुनियादी तौर पर एक बेवकूफ़ इंसान था, इसलिए मुझे उसकी ज़बान से सच उगलवाने के लिए ज़्यादा पापड़ नहीं बेलना पड़े। हाँ, मैं तुम्हारे इस टैलेंट से बखूबी वाकिफ़ हूँ, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा।
जब तुम कराची की स्टेज लाइफ में दर बदर की ठोकर खा रहे थे तो तुम्हारे बहनोई ने तुम पर एहसान अजीम करते हुए अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके तुम्हें कुवैत की एक ऑयल कंपनी में मुलाजमत दिलवाकर कुवैत भिजवा दिया। लेकिन 1 साल के अंदर ही तुम वापस आ गए। वो ऑयल कंपनी बंद हो गई थी। उसने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। जनाब आली, ये शख्स सरासर झूठ बोल रहा है, मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा। वो कंपनी आज भी बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है। नादिर को उसकी हरकतों की वजह से डिपोर्ट किया गया था। कैसी हरकतें बेग साहब? जज ने मुझसे इस्तफसार किया। जनाब आली, जैसा कि नादिर ने अभी मोसिस अदालत को बताया है कि ये मुख्तलिफ जानवरों के अलावा इंसानों की आवाज़ें निकालने का भी हुनर जानता है, यानी ये किसी भी इंसान की आवाज़ की नक्काली कर सकता है, मैंने वजाहत करते हुए जज को बताया। फिर दोबारा नादिर की जानिब मुतवज्जा होते हुए दुरुस्त लहजे में पूछा, तुम अपनी ज़बान से कुवैत वाली स्टोरी सुनाओगे या ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? चंद लम्हात के तज़ब्ज़ुब के बाद उसने नदामत भरे अंदाज में अदालत को बताया कि वो कुवैती ऑयल कंपनी के बॉस की आवाज़ की नक्काली करके कई लोगों से माली फ़ायदा उठाया करता था। फिर जब उसको रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसकी नौकरी भी गई और उसे मुल्क बदर भी कर दिया गया। वकुआ के रोज़ तुमने ही बंगले पर अपनी आलिया बाजी को बेडरूम में बंद करके फ़हीम सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा था ना? मैंने उसके केस के ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए पूछा, और फिर मुलजिम की आवाज़ में वो डायलॉग बोलकर आलिया को ये तासुर देने की कोशिश की थी कि मुलजिम सादिक फ़हीम सिद्दीकी को कत्ल करने वहाँ पहुँचा हुआ है। मैं फ़हीम सिद्दीकी से शदीद नफरत करता था। वो अचानक फट पड़ा। भाईजान ने इसका बिल्कुल ठीक नाम रखा हुआ था। वो शक्लन अक्लन एक लंगूर ही था, लेकिन ये बात बाजी की समझ में नहीं आती थी। वो लंगूर बाजी को स्टार बनाने का झांसा देकर गंदगी की राह पर धकेलने का मंसूबा बनाए बैठा था। वो पहले खुद बाजी को इस्तेमाल करता, इसके बाद अपने जैसे दूसरे बंदों और लंगूरों के हवाले कर देता। मैंने इसके अज़ाइम को अच्छी तरह भांप लिया था, लेकिन अफसोस कि मैं बाजी को समझाने में नाकाम रहा। ये मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। मेरे पास आखिरी रास्ता यही बचा था कि लंगूर को खामोशी से ठिकाने लगा दूं। मैंने बाजी को फ़ोन पर लंगूर से बात करते सुन लिया था। वो लोग हमारे रेलवे स्टेशन जाते ही बंगले पर मुलाकात का प्रोग्राम बना रहे थे, और वो रात लंगूर ने बाजी के साथ बंगले पर ही गुजारना थी। मैं नालायक और निकम्मा सही, मगर मेरी गैरत को ये गवारा नहीं हुआ कि वो मनहूस लंगूर मेरी बाजी के साथ रंगरलियाँ मनाए। बस जो मेरी समझ में आया वो मैंने किया। मैंने बच्चों से टिकट घर भूलने का बहाना किया और उन्हें रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छोड़कर अपने मिशन पर रवाना हो गया। इसके बाद जो कुछ पेश आया इसे आप बखूबी आगाह हो चुके हैं। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके दोनों बाजू आगे को लटकाए और फिर जख्मी आवाज़ में बोला, जज साहब, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, मुझे अपने किए पर किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं। मैंने अपनी समझ और नादान बाजी की इज्जत बचाने के लिए इस लंगूर की ज़िंदगी का चिराग गुल किया था। अब मुझे फांसी भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं है। भाई अपनी बहनों के लिए जान का नजराना दिया ही करते हैं। मैंने जो कुछ किया इसमें कोई कमाल नहीं। मैं जब इस अदालत से निकला तो सबा मेरे साथ थी। उसने बताया कि पापा पार्किंग में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और छोटी मामा भी इनके साथ हैं। सबा मुझे ये बताने के लिए वापस आलिया की जानिब चली गई। मैं सीधा पार्किंग की जानिब चला गया। इस रोज़ ज़ोहरा बतूल से पहली बार मेरी मुलाकात हुई। वो एक नफीस और वज़ेदार खातून थीं। मैंने बुखारी साहब को आज की अदालती कार्रवाई से आगाह किया तो उन्होंने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि अगली पेशी पर सादिक बाइज्जत बरी हो जाएगा। मैंने पूरे तयक्कुन से कहा, 101% बुखारी साहब। इसी वक्त एक शख्स मुझे एक तयशुदा कागज़ थमाकर आगे बढ़ गया। मैंने वो कागज़ खोलकर पढ़ा। इस पर लिखा था, मैं वेंड्रोस शॉप्स की तरफ खड़ी हूँ। आपके पास सिर्फ 5 मिनट चाहिए मुझे, आलिया। मैंने बुखारी साहब से कहा कि आप यहीं रुकें, मैं 5 मिनट में आता हूँ। कहाँ चल दिए बेग साहब? ज़ोहरा बतूल ने हैरत भरे लहजे में पूछा। निस्फ कमतर की बात सुनने, मैंने जवाब दिया। ये निस्फ कमतर कौन है? उसकी हैरत दो चंद हो गई। मैंने वेंट्रोस शॉप्स की जानिब इशारा करते हुए कहा, बुखारी साहब की एक्स वाइफ। ओह! ज़ोहरा एक गहरी सांस लेकर रह गई। बेग साहब ज़रा संभल कर, बुखारी साहब ने कहा। जो भी शख्स इस औरत के चक्कर में आया वो फिर जिंदा नहीं बचा। लंगूर का हशर आपके सामने है। हर कोई मेरी तरह खुश नसीब नहीं होता। अब मेरी फिक्र न करें बुखारी साहब, मैंने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा। मैंने इसके वुडो वुडो के लिए इमाम जावन बांध रखा है।
मुझे अपने अकब में बुखारी का तवाना कहकहात सुनाई दिया। मैं जब आलिया के पास पहुंचा तो उसने मिन्नत रेज लहजे में कहा, बेग साहब, नादिर को आप ही बचा सकते हैं। मैं इसका केस आपके सुपुर्द करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी मैडम, मैंने रुखाई से कहा। नादिर ने अदालत के सामने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। अदालत अगली पेशी पर आपके भाई को सख्त सजा सुना देगी। और वैसे भी, मैंने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ी तो उसने इज़्तिरारी लहजे में पूछा, वैसे भी क्या? मैंने निस्फ बेहतर ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, अब मैं किसी निस्फ कमतर का कोई असाइनमेंट नहीं ले सकता। निस्फ कमतर? वुड पलके झपकाते हुए बोली, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने उसके सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, बस मायनाखेज अंदाज में इसे देखते हुए वापसी के लिए मुड़ गया। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है और आकिबत नाअंदेश जूतों से भी नहीं समझते।